ये बहादुर जी का माइक ऑन है, ठीक है, बंद कर दिया। आज का जो कोटेशन नंबर लिया है हमने बुक से वो 5620 है। सॉरी, एक बार मैं कोटेशन पढ़ दे रहा हूँ। 5642 है कोटेशन है। यदि नासमझ कानून निर्माता वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगा दे तो बलात्कारों में वृद्धि उसका स्वाभाविक परिणाम है। बलात्कार वृद्धि के कारणों में युवा शक्ति में सेक्स इच्छाओं का समय पूर्व विकसित होना भी एक कारण है, किंतु विवाह की उम्र को लगातार बढ़ाते जाना तथा चोरी से पूर्ति के माध्यम से अर्थात वैश्यालयों पर भी प्रतिबंध भी महत्वपूर्ण कारण है। वैश्यावृत्ति पर अधिक कठोर नियंत्रण बलात्कार वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये आज का मैंने आप लोगों के सामने कोटेशन पढ़ा। बेसिकली हम लोग जिस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग रहे हैं, और वो वर्णाश्रम व्यवस्था कहलाती है, जहाँ चार वर्ण होते हैं। जैसे हमारे यहाँ चार वर्ण हैं, वैसे ही चार नीतियां हैं, और चार नीतियों के साथ साथ हमारे यहाँ चार आश्रम हैं, जिसमें हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ते हैं, गृहस्थ आश्रम पढ़ते हैं, वानप्रस्थ और सन्यासी, चार आश्रम पढ़ते हैं। तो जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना, यही हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा दूसरा आश्रम आता है, उसमें अर्थोपार्जन आता है और काम की पूर्ति भी उसी आश्रम में होती है, जिसे हम विवाह के बाद बनाया गया संबंध कह सकते हैं। तो ये दो आश्रम जो हैं, इसमें से जो दूसरा आश्रम आश्रम है, वही आश्रम ऐसा है जब पुरुष में या स्त्री में आकर्षण जो है वो अपनी सर्वोच्चतम स्थिति में होता है। जो छोटा बालक होता है, बच्चा, वो बच्चा उगते हुए सूर्य के समान है। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो युवा होते साथ ही जो है वह उस सूर्य की तरह जो है, जो आसमान के शिखर पर है, उसका तेज अधिक होता है, प्रचंड होता है। उसमें इच्छाएं होती है, भावनाएं होती हैं उसके भीतर। और जो ढलता हुआ सूर्य है वह ऐसा है जिसकी ऊर्जा लगभग लगभग समाप्त होने लग जाती है। वह हम बुजुर्गों की तरफ देखते हैं। इसमें से जो मध्य स्थिति होती है, जैसे ही हम देखते हैं कि युवा होना शुरू होता है, तो जैसे ही युवा या युवती होते हैं, दोनों में प्राकृतिक रूप से कुछ आकर्षण होता है, जैसे कि हम अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन कहते हैं। और अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है, वो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होता ही है। और यह इसलिए भी आवश्यक है कि इससे सृष्टि की सृजनात्मक व्यवस्था चलती रहे। इसलिए यह आकर्षण तो जो है वो रहेगा। स्त्री और पुरुष का शरीर भी इसी प्रकार से बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के लिए, कि स्त्रियां पुरुषों को और पुरुष स्त्रियों को आकर्षित करते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद एक उसके भोजन की भूख होती है। एक आयु के बाद उसकी जो है शारीरिक भूख उत्पन्न होती है। और यदि समय पर उसे उस भूख की पूर्ति न की जाए, तो वह विकृति में परिवर्तित हो जाती है। तो इस विकृति को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ जो है वह व्यवस्था बनी हुई थी। प्राचीन काल में आप देखेंगे, जब ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, तो इस तो कन्याओं के और बालकों के जो गुरुकुल होते थे वो अलग अलग होते थे। कहने का ये अर्थ है कि जब तक घी और अग्नि ये दोनों दूर दूर हैं, तब तक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक आवश्यकता ना हो, तब तक एक दूसरे के समीप करने की आवश्यकता ही क्या है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में दोनों को एक दूसरे के साथ रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए दोनों के गुरुकुल जो है वो अलग अलग रहा करते थे। जाहिर सी बात है कि आपने सह शिक्षा के नाम पर जिस अवस्था में दोनों में दूरी होनी चाहिए, उस स्थिति में तो दोनों को बिल्कुल नजदीक ला दिया। और दूसरी तरफ आप उसे जो है उच्च आदर्शों का पाठ पढ़ाते हैं, उच्च संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे, सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे। यानी कि उसके जो मोरल वैल्यूज हैं उसको बहुत आपने जो है स्टैंडर्ड उसका बहुत हाई रख दिया। तो एक तरफ आपने चरित्र का पतन करने वाली व्यवस्था बना दी, और दूसरी तरफ आप चरित्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो युवा है वह गलत दिशा में भटक जाता है। यानी कि एक आयु के बाद जब यौन इच्छा होती है,
तो उस समय उसके पास कुछ तरीके होते हैं जिससे वो संतुष्टि हो सकती है, चाहे वो विवाह कर ले या वेश्यावृत्ति की तरफ चला जाए, किसी तरह से तो वो अपनी संतुष्टि करेगा ही करेगा। लेकिन राज्य ने क्या है, राज्य ने विवाह की उम्र भी बढ़ा दी है, जो कि वास्तव में आता तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। कभी किसी परिस्थिति में जो है वह बाल विवाह इस देश में रहा होगा, वह हम कह नहीं सकते किस समय आया, मध्यकालीन भारत में आया, आक्रांताओं के समय में आया, किस समय पे आया, लेकिन हम लोग राजस्थान में और कुछ ऐसे जगहों पर देखते हैं जहां पर इस्लामिक कालखंड में 1530 या 1500 जो है 28 के आसपास जो है इस प्रकार को हम लोग की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। आप अगर दंतेवाड़ा चले जाएंगे या कुछ ऐसी जगहों पे चले जाएंगे, पहले ही वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं रहती थी। धीरे धीरे जो है व्यवस्था परिवर्तित होती रही, हम उस व्यवस्था से निकल गए। अर्थात जो बाल विवाह का जो हमारे यहाँ कंसेप्ट था वो भी खत्म हो गया। कोई 10 वर्ष में कर देता था, कोई 15 वर्ष में कर देता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अब व्यवस्था बिल्कुल उलट गई है। अब तो जो है कोई विवाह करना ही नहीं चाह रहा है, या फिर एक सामान्य जो उम्र हो गई है वो 25-30 सामान्य उम्र मानी जाती है। ऐसे में जब व्यक्ति विवाह नहीं कर रहा है, उस समय विवाह के लिए कानून बना देना कि 21 वर्ष न्यूनतम आयु रख देना, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब लोग स्वेच्छा से ही जो है अधिक उम्र में विवाह कर रहे हैं। दूसरा कारण देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक संरचना देखी जाए तो 16-17 वर्ष की आयु मिनिमम रखी जा सकती है। पहले विवाह हो जाता था, उसके बाद गौना के लिए जो है कुछ साल रुक करके भी गौना कर देते थे। यानी कि उस समय भी यौन संतुष्टि की जो स्थिति है वो नहीं रहती थी, जब तक दोनों युवा ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, या उनका शरीर उस तरह से ना हो जाए, तब तक दोनों को अनुमति प्राप्त नहीं रहती थी। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई थी और एक एक प्राकृतिक भूख है। दूसरी बात हमको यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर है। स्त्री आकर्षक है, पुरुष आक्रामक है, और वह प्राकृतिक दृष्टिकोण से आवश्यक भी है व्यवस्था के लिए, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष को जो डोमिनेटेड बनाया है, इस तरह से बनाया है कि वो उसके ऊपर परिवार की सुरक्षा का, भरण पोषण का दायित्व भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वह आक्रामक ना हो और दोनों ही आकर्षक हो जाए, तो परिवार व्यवस्था का जो है चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में आप देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। पुरुष जो है वह आकर्षक बनने का प्रयास कर रहा है और स्त्रियां आक्रामक हो गई हैं। यानी जो उनका प्रकृति प्रदत्त गुण है वह गुण वास्तव में बदल गया है। और इस कारण से आप देखेंगे तो परिवार व्यवस्था भी टूट रही है, और विवाह के इतर भी जो है बाहरी अन्य संबंध भी बन रहे हैं। लेकिन दोनों की आवश्यकता देखी जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों की ये आवश्यकता है कि दोनों की एक शारीरिक भूख होती है, और दोनों की जो है दोनों को संतुष्टि की आवश्यकता होती ही है। राज्य ने गलत तरीके से जहां एक तरफ विवाह की उम्र को बढ़ा दिया, दूसरी तरफ सह शिक्षा को बढ़ा दिया, तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बाजार में ऐसी सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध करा दी है जिससे कि मस्तिष्क को विकृत किया जा सके, चाहे वो वल्गैरिटी ऑफ सेक्स हो, निडिटी हो, या फिर वल्गर साइट्स हो, एडल्टनेस हो, उसको इंक्रीज करने के लिए लगातार जो है सोसाइटी में गंदगी को सर्व किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ साधु संत सन्यासी जो है वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि ब्रह्मचारी बनो। आप विचार करिए कि यह कितनी घातक स्थिति हो जाती है कि एक तरफ जो है आपकी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए जो है वह पूरा प्रयास किया जाता है, अर्थात यौन उत्तेजना को बढ़ाने के लिए सारी सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। दूसरी तरफ आपसे कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। जहां सह शिक्षा होगी वहां ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? जब अग्नि और घी दोनों का संपर्क तभी होना चाहिए जब ऊर्जा की आवश्यकता हो, लेकिन आप समय से पहले संपर्क करा दे रहे हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से पहले दोनों को समीप बैठा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य आकर्षण तो होगा ही होगा, ये एक स्वाभाविक सा गुण है। और इस आकर्षण में भी अगर आप देखेंगे तो जो स्त्री है वह कभी भी रेप नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी प्राकृतिक संरचना उस तरह से बनी नहीं है। जितने भी रेप केसेस होते हैं वह पुरुषों के द्वारा ही होते हैं, और जितने भी रेप के झूठे केसेस होते हैं वह महिलाओं के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि सामान्य सी बात है कि पुरुष जो है वह प्राकृतिक रूप से आक्रामक है। लेकिन इसमें उसका दोष नहीं है, यह उसकी व्यवस्था है। जैसे मैंने बताया परिवार के संचालन के लिए वह आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो
पुरुष का जो शरीर है उसमें सूर्य नाड़ी चलती है और महिलाओं के शरीर में चंद्र नाड़ी या मध्य नाड़ी चलती है। तो चंद्र नाड़ी हो या मध्य नाड़ी हो, यह शीतलता का जो है वो प्रतीक है। जबकि पुरुषों में जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी उसे उग्र बनाती है, आक्रामक बनाती है, और वह व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उस आक्रामकता का हम अर्थ हिंसा से निकालें, बल्कि वह परिवार व्यवस्था और जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकती है। तो जितने भी रेप केसेस होते हैं वह पुरुषों के द्वारा ही किए जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जब आपने एक तरफ विवाह की उम्र बढ़ा दी, शिक्षा को बढ़ा दिया, यौन उत्तेजना को बढ़ाने के लिए आपने सारे की सारी सामग्री उपलब्ध करा दी, लेकिन जब आप यौन संतुष्टि के लिए कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं कराते हैं, दूसरी तरफ आप वेश्यावृत्ति को भी जो है कमजोर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनका माइक बंद करिए। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न ये खड़ा होता है कि व्यक्ति के पास विकल्प क्या रह जाता है, क्योंकि इच्छाएं तो होंगी, उसे बलपूर्वक दमन नहीं किया जा सकता है। और यदि वैश्यावृत्ति की तरफ जाएगा तो उसे सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत खराब माना जाता है। दूसरी तरफ विवाह की उम्र निर्धारित कर दी है तो विवाह कर नहीं सकता है। और तीसरी तरफ इच्छाओं को बढ़ाने वाले सारे के सारे साधन उपलब्ध करा दिए। ऐसी परिस्थिति में जो है वह बलात्कार की तरफ चला जाता है, क्योंकि यौन उत्तेजना को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता है। तो इस परिस्थिति में जो है हम टोटल जो दोष देखते हैं व्यवस्था का दोष है, कि राज्य एक तरफ जो है वह दूरी घटा रहा है और व्यवस्था जो है वो स्त्री और पुरुष को अनावश्यक नजदीक लाने का प्रयास कर रही है। हम पुराने समय में देखते हैं, जब हम गांव वगैरह जाते हैं तो हम देखते थे वहां घर द्वार बनता था, तो द्वार पे ही लोग रहते थे, पुरुष जो है ज्यादातर घर में प्रवेश नहीं करते थे। ऐसी भी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। उसका भी एक कारण जो है वह संतुलित दूरी बनाए रखना था, अर्थात यह दूरी न तो अधिक घटे, न तो यह दूरी अधिक बढ़े। अगर दूरी घट गई तो जाहिर सी बात है कि जो है वह व्यभिचार बढ़ेगा, या तो फिर जो है अनैतिक संबंध बनेंगे, और दूरी बढ़ गई तो संतानोत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। तो इस परिस्थिति में जो है संतुलन की आवश्यकता थी, और संतुलन यही कहता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम अलग है, गृहस्थ आश्रम अलग है। जब आवश्यकता हो तब दोनों को साथ लाना चाहिए। लेकिन राज्य ने पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आपके पास जो है वह बलात्कारी बनने के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। वैश्यावृत्ति की तरफ जाते हैं तो समाज जो है उसे हेय दृष्टिकोण से देखता है। आप विवाह करना चाहेंगे, राज्य करने नहीं देगा, तो ऐसे में विकल्प क्या बचता है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो वैश्यावृत्ति है वह एक असामाजिक कार्य तो है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में देखेंगे जिस तरह से राज्य यौन उत्तेजना को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में बलात्कारों से ठीक है कि वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाए, बलात्कार की तुलना में। यानी बलात्कार की तुलना में हम कह रहे हैं, लेकिन वैश्यावृत्ति को हम अच्छा कार्य नहीं कह रहे हैं, असामाजिक कार्य तो कह रहे हैं। चोरी छुपे होता है, इसे निरुत्साहित करने की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रकार से भी निरुत्साहित न करें कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, व्यवस्था जो है वह विकृति को जन्म दे, और इस विकृति का परिणाम जो है बलात्कार के रूप में हमारे सामने समाज में आए। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों के सुझाव जो है वह सादर आमंत्रित हैं, और आप लोग जो है मार्गदर्शन करेंगे इस विषय पे। धन्यवाद। बताइए विपुल जी, आप शुरू करिए। हेलो। जी बोलिए विपुल जी। तो आज का जो विषय है वो एक सामाजिक विषय है, और ये विषय जो हमारे नैतिक मानदंड है, जो हमारी सामाजिक अर्जना है, उससे संबंधित है। आज ये हम विचार करेंगे कि वेश्यावृत्ति जो है उसका समाज में कैसे, उसका क्या स्थान हो, और उसका समाज में क्या भूमिका है। एक तरफ देखा जाए तो वेश्यावृत्ति नैतिक दृष्टि से
और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। परंतु जो आज की स्थिति है, जो आज की परिस्थितियां हैं, उसमें जिस तरह से विवाह की उम्र लगातार बढ़ाई जा रही है, और स्त्री पुरुष के बीच में, और दूसरी बात है कि स्त्री पुरुष के बीच में नजदीकी भी पाई जा रही है, और विवाह की आयु भी बढ़ाई जा रही है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, और इससे समाज में नैतिकता भी फैल रही है। आजकल शादी के पूर्व जो यौन संबंध हैं, वो आम बात हो चुके हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष का मेल मिलाप आधा हो चुका है आज के समय में। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, कार्यस्थल, कहीं भी जाइए आजकल औरतें भी काम कर रही हैं। तो इससे जो जो स्त्री पुरुष के बीच में जो संपर्क है वो आधा है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि जो विवाह की उम्र है वो बढ़ाई जाए। तो नैतिकता तो बढ़ रही है, पहली बात। अब बात करते हैं वेश्यावृत्ति की। वेश्यावृत्ति हजारों साल से इस समाज में चल रही है, और पहले के जमाने में जो वेश्यावृत्ति थी वो एक अलग क्षेत्र में, उसकी एक अलग पहचान थी। वहां पे लोग जाते थे, अपनी काम वासना की पूर्ति करते थे। अब जो सरकार है उसने वेश्यावृत्ति पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब अधिक कठोर नियंत्रण से जब वेश्यावृत्ति पे लगाम लगाएंगे, तो जो हमारा जो जो इसे बलात्कार भी वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है, और ये जो अपराध है, यौन अपराध है, उसको भी बढ़ाने में सहायक है। तो सरकार को चाहिए कि, या समाज को चाहिए कि बीच का रास्ता अपनाया जाए, और एक सही दिशा में समाज को लाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। अन्य कोई साथी? आचार्य जी, आप तो इस विषय में अच्छा रख सकते हैं। जी जी, मैंने विषय सुना नहीं है, पढ़ लिया हाँ, है वो। तो मैं थोड़ा, आपसे तो मेरी चर्चा हुई थी इस विषय में। हाँ हाँ हाँ, तो मैं अभी थोड़ा, हाँ समझ लूँ, और वो थोड़ा मैं अभी कुछ लिख रहा था, तो वो उसमें थोड़ा व्यस्त रहा है माइंड। अच्छा, हाँ जी जी, ठीक हाँ, है। कुछ 15 मिनट लेट भी जुड़ पाया था। जी जी, तो तब तक तो विषय हाँ खत्म हो गया। अन्य कोई हाँ। साथी? पवंजय जी या मदन जी, श्रीकांत जी, कोई चर्चा को आगे बढ़ाएं। हेलो। बताइए। हाँ जी, सब भाइयों के लिए नमस्ते। आज का विषय, इसमें मतलब जैसे अपने समाज में, भारत में जो वेश्यावृत्ति अब से नहीं, मतलब मुस्लिम काल से हो रही है। मुस्लिम काल जब, मतलब 800 वर्ष मुसलमानों का शासन रहा, उससे पहले जो हमारी
भारत में मतलब वेश्यावृत्ति नहीं थी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में सबसे बड़ी हमारी सरकार की कमी है, क्योंकि लगातार मतलब एज भी बढ़ाती जा रही है लड़के लड़कियों की। दूसरी बात, जैसे मान लो रहे हैं, तो मतलब उनको नैतिकता का तो पाठ पढ़ाया नहीं जाता। और दूसरी बात, प्राचीन समय में हमारे भारत में लड़कियों के गुरुकुल अलग थे, अलग थे, लड़कियों के अलग थे। भला ही लड़कियां आचार्य शास्त्री जो भी करती थी, मतलब अपनी 18 20 22 साल की एज तक, तो वो लड़कों से अलग रहती थी। तो उनका मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन कर होता था, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। वो योगाभ्यास भी, दैनिक नित्य क्रिया जो थी उनकी, मतलब एक उनका झुकाव गुरुकुलों में रह के परमात्मा की तरफ था। योगाभ्यास जब वो योगाभ्यास भी मतलब लड़कियां भी करती थी गुरुकुलों में और लड़के भी करते थे, तो उनको काम वासना नहीं सताती थी। अपने जो धर्म ग्रंथ पढ़ते, हवन यज्ञ करते। तो योगाभ्यास जो व्यक्ति वर्तमान समय में भी अगर युवावस्था में योगाभ्यास करता है, चाहे वो गुरुकुल का विद्यार्थी हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो मतलब आज वर्तमान समय में भी अगर जो योगाभ्यास करेगा बाबा रामदेव की तरह, तो उसको काम वासना बहुत कम सताएगी। लेकिन 100 में कौन करता है? मुश्किल से 5%। तो युवा मतलब एज के अनुसार, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जब उम्र शादी की हो जाती है तो लड़की को भी काम वासना सताती है, लड़के को भी काम वासना सताती है, क्योंकि वो हमारी जो मतलब शिक्षा नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। गुरुकुलों में प्राचीन समय में गुरुकुलों में मिलती थी, वो शिक्षा नहीं मिल पा रही आज भारत के युवा के लिए। इसलिए भारत में बलात्कार बढ़ रहा है। बलात्कार बढ़ने का ये भी कारण है, सरकार हमारी लगातार एज बढ़ाती जा रही है। क्योंकि युवा लड़का हो या लड़की, 17 18 साल की अवस्था उसकी शादी की योग्य हो जाती है। तो अब सरकार ने उत्तर प्रदेश में तो लड़की की उम्र कम से कम 18 साल निर्धारित कर दी है, लड़के की 21 साल। आज को तय करना चाहिए, लेकिन सारे दायित्व अधिकार जो है सरकार ने छीन लिए हैं। जैसे मतलब सरकार कानून पास करेगी, वैसे भारत की जनता को, राज्यों में जो जनता रहती है उसका पालन करना ही होगा। तो वर्तमान समय में आज भी वेश्यावृत्ति हो रही है। जिनके घरों में स्त्रियां नहीं है, वो अपनी मतलब अपनी सेक्स भूख मिटाने के लिए वेश्यालय में जाते हैं, उनको रुपए देते हैं। तो ये धंधा मतलब मुस्लिम हुकूमत से पहले नहीं था। 800 वर्ष जब मुसलमानों ने शासन करा, क्योंकि वो मीट मदिरा खाते तो उनकी सेक्स क्षमता अधिक थी। तो जो मतलब मुसलमान नहीं थी, वो भी उनकी मतलब वो भी मीट खाती, मछली आज भी खाती है, पहले भी खाती है। उसमें उनकी सेक्स जो है, जो मीट खाता है उसकी सेक्स क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से इन इन लोगों ने, मुसलमानों में मुगल काल में, जब अपनी स्त्रियों से इनकी हवस पूरी ना होती, तो ये हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को पकड़ पकड़ के जबरन लड़कियों को मतलब अपनी सेक्स इच्छा की पूर्ति लड़कियों को छोटी दी जाए तो ये लोग नहीं बोलेंगे, उसको कहते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बाल विवाह जो है वो शुरू हुई हमारे भारत में, वो मुगल काल से शुरू हुई, पहले नहीं थी। पहले लड़कियां, पहले जो हमारी बहन बेटियां थीं, वो गुरुकुलों में पढ़ती, युवा हो जाती, तब विवाह करते थे, मतलब विद्वान हो जाती। वैसे ही वर उनको चुना जाता था विद्वान, गुरुकुल का पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी। लेकिन बात है वर्तमान समय की। वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षा प्रणाली इतनी विकृत हुई है कि मतलब कॉलेजों में पढ़ते पढ़ते ही लड़कों से लव हो जाता है लड़कियों का, और चली जाती है, घर वालों से भी नहीं पूछती, शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। और मतलब ऐसी बुद्धि खराब हो जाती है लड़कियों की वर्तमान शिक्षा से कि वो जाति पाति भी नहीं देखती।
ज्यादातर इस्लाम जो मुसलमानों के लड़के हैं कॉलेजों में पढ़ते हैं, वही अपने बहला फुसला कर पटा कर ले जाते हैं और चली जाती हैं। फिर चाहे वो 8 दिन जीवित रहें, चाहे वो मार काट करके सूटकेस में बंद हो कुछ, लेकिन वो आगे का समय नहीं देखती कि मेरे साथ क्या होगा, मैं अपने हिंदू भाई के ही साथ शादी करूं। कांटेक्ट में आ जाती है और उनका जाल जो है वो इस तरह से फंसाते हैं लड़के कि वो अपना नाम हिंदू बताते हैं, कोई राम बताता है, उसका नाम है कुछ, और गले उसमें कलाई में कलावा बांध लेते हैं जिससे हिंदू लड़की के धन्यवाद समझे। मदन जी। अन्य साथी आमंत्रित हैं। हाँ भाई ब्रजेश जी, जी बताइए। ये जो विषय है जी। कि मूर्ख लोग कानून बना रहे हैं, किसी को मूर्ख कहना या किसी को गाली गलौज निंदा करना, ये अपने आप में यह दर्शाता है कि हम उससे छोटा महसूस कर रहे हैं। जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उससे हम कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वेश्याओं की कानूनी मान्यता दे दिया जाए तो हम जिस चीज के लिए कानूनी मान्यता चाहते हैं उसमें अपना योगदान देते हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि जो वेश्यालय को चलाने में अपना योगदान दे। तो ऐसी डिमांड करना ये एकदम से निरर्थक और नासमझी वाली बात है। रेडीमेड वो कपड़े मिलने लगे, फिर रेडीमेड भोजन मिलने लगे, आज रेडीमेड विचार मिलने लगे। हम कुछ लोगों की कही सुनी बातों पर ऐसे ही जो है मान लेते हैं कि फला कह रहे हैं या फला व्यक्ति जो है तर्कों से यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसा होना चाहिए, तो हम भी कहने लगते हैं। जबकि अगर उनसे पूछा जाए कि आप वेश्यालयों में अपना क्या योगदान देंगे, अपना घर देंगे या अपनी घर की महिला देंगे, तो आदमी एकदम से बिदक जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सुनना। योगदान की तो बात छोड़ दीजिए, बड़ा सा बड़ा समर्थक भी भाग खड़ा होगा। तो ये बातें एकदम से बेईमानी है। दूसरी बात यह है कि बलात्कार बढ़ रहे हैं। पुरुष आक्रामक होता है, महिला आकर्षक होती है। मनोविकृतियों को बर्दाश्त करने के लिए महिलाएं नहीं बनी हैं। लोग अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पालते हैं कि किसी मनोरोगों की मनोवृत्तियों को वो शांत करे। सेक्स प्रेम के आदान प्रदान का एक माध्यम है। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति और प्रेम से भरी हुई स्त्री जो दोनों एक दूसरे को दिल को छू लेते हैं, वो सेक्स करते हैं आपस में। उसमें से कहीं भी आक्रामकता जैसी चीज नहीं है। अक्सर यह देखा जाता है कि मनोविकृतियों के शिकार लोग, नपुंसकता के शिकार लोग हिंसक सेक्स करते हैं क्योंकि वो सेक्स में अयोग्य होते हैं। या तो सेक्स करना नहीं जानते हैं या तो उनके पास सेक्स की क्षमता नहीं होती, तो उसमें वो मिश्रण करते हैं हाथों की शक्ति का, हिंसा का समर्थन लेते हैं। तो यह बात बिल्कुल गलत है कि बलात्कार महिला के साथ होने से, स्त्री के साथ होने से, स्त्री जात के साथ होने से, किसी उम्र के होने से बढ़ जाता है। घर में हिंदू परिवारों में भाई बहन एक साथ रहते हैं, उनके अंदर कभी भी सेक्स की वृत्ति नहीं आती। जबकि मुस्लिम परिवारों में भाई बहन साथ रहते हैं और सेक्स की वृत्तियां उनके अंदर आती है और उनके आपस में विवाह भी करते हैं। संस्कारों की बात है, दिमाग को मैनेज करने की बात है। आप अपने को कैसे संस्कारित कर रहे हैं, आपकी समझ कैसे बन रही है। सेक्स और बलात्कार उसका परिणाम है।
बलात्कार का जो भी जहां तक बढ़ रहा है चीजें, जब आदमी युद्ध करने का तरीका नहीं जानेगा तो वो हिंसा करेगा। जब आदमी सेक्स करने का तरीकों को नहीं जानेगा तो वो बलात्कार करेगा। जिसके पास जरा से भी समझ और उम्र है, उसके लिए सेक्स के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कभी भी किसी भी समाज में। और जो इस समझ को नहीं रखते हैं, उस उम्र को नहीं रखते हैं, उनके लिए हमेशा कमी। सेक्स और पैसा जब अपने स्थान पे रहते हैं तो वे प्रभावी और गुणकारी होते हैं। सेक्स जब तक आपके निचले अंगों तक है तब तक वह अच्छा है, लेकिन वहां से उठकर अगर वो दिमाग में आ गया तो 80 साल का बुढ़ा भी बदतमीजी करते हुए रोड पे दिखाई पड़ जाएगा, और सेक्स की बात बिना किए उसका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि सेक्स उसके दिमाग पे छा गया है। उसके यौनांगों में वह क्षमता नहीं रह गई है, क्षमता खत्म हो गई, लेकिन उसके दिमाग में भर गया है। और दिमाग से वो जब मरेगा, जब वो जलेगा या मिट्टी में समाहित होगा, तभी खत्म होगा, क्योंकि उसकी पूर्ति असंभव है। पैसा अगर पॉकेट से निकल के दिमाग पे चढ़ गया तो वह आदमी हर जगह अपने पैसे को दिखाते हुआ फिरेगा। कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां वह अपने पैसे को न दिखा दे। तो ये चीजें अगर अपनी सही जगह पर रहें तभी अच्छा है। बाकी हम अपने भाइयों के बीच यही कहना चाहेंगे कि हमारे घर की बेटियां, बहनें किसी भी व्यक्ति के कुत्सित मानसिकता की, घृणित मनोवृत्तियों की पूरी करने के साधन नहीं है। वह हमारी तरह एक जीव हैं जिनसे हमेशा हमेशा प्रेम के साथ बर्ताव करना चाहिए, उदारता के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वे मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब तक हमारे अंदर साहस, हिम्मत, ताकत हो, तब तक हमें महिला जाति से नम्रता और विनम्रता से पेश आना चाहिए। धन्यवाद। कोई अन्य साथी अपना बात रखना चाहेंगे? रामराज जी या आचार्य जी, श्रीकांत जी, कोई बात रखना चाहें? जी नमस्कार सभी के लिए। जी आचार्य जी, बताइए। देखिए, चर्चा जो चल रही है, पवन जय जी ने बात रखी थी अच्छे से। थोड़ा सा यही लगता है कि जो हमारी मनोवृत्ति है उसी को ठीक रखने की आवश्यकता है। परंतु समस्या क्या है आज समाज में, या फिर जो हम परिदृश्य देख रहे हैं आज भौतिक युग का, तो परिवर्तन थोड़ा सा होता रहा है समय के साथ में। और जहाँ मैच्योर व्यक्ति के लिए जो है
थोड़ी समझ आवश्यक होती है और वो समझ के साथ अपना काम करता है। मैं समझ रहा हूं कि सेक्स जो है वो एक प्राकृतिक और व्यक्ति की आवश्यकता में से एक चीज है। जैसे सेक्स है, भूख है, नींद है। किताबों में हमने ऐसा पढ़ा है कि इनको कोई सिखाता नहीं है। भूख लगती है तो भोजन व्यक्ति किसी भी तरह से खाना सीख जाता है, कुछ भी। इसी तरह से सेक्सुअल की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है उसी तरह से नींद आती है तो कहीं भी जो है वो सो जाता है। परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है, हम देख रहे हैं खुलापन आया है, उसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हमारा जो भौतिक परिवर्तन हुआ हमारे जीवन में, खुलापन आया। एक हमारे समाज की जो पारंपरिक एक व्यवस्था थी, नानी दादी बाबा परिवार, एक संयुक्त परिवार रहता था, तो उसमें बच्चे के लिए बचपन से ही संस्कारित स्वरूप मिलता था। अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती थी और चरित्र निर्माण की या व्यक्तित्व निर्माण की, समाज निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की कुछ चर्चाएं, महापुरुषों की कहानियां, किस्से, जो वीर पुरुष होते थे उनकी सुनाई जाती थी। परंतु अब इसका थोड़ा सा रूप बदला है। समय का अभाव रहा परिवारों में, तो जो है बच्चे थोड़े से उस माहौल में नहीं ढल पा रहे हैं। अच्छा, स्कूल को देखते हैं तो स्कूलों में भी थोड़ा सा इस चीज का अभाव मिलता है। दूसरी चीज ये है कि यदि सरकार को देखें तो सरकार का मतलब ये है कि कोई भी घटनाएं जब वो घटित होती हैं तो राज्य के पास, सरकार के पास कोई और तो यंत्र होता नहीं है। वो यही सोचते हैं कि हम कठोर कानून बनाएं, कोई कानून लाएं, इस व्यवस्था को रोका जाए जो समाज में घटित हो रही हैं। तो उनकी भी कोई वृत्ति तो इस तरह की नहीं होती, ना समझ ऐसी, सोच ऐसी रहती है कि इससे आगे ज्यादा और घटनाएं बढ़ जाएंगी या और मतलब। लेकिन मैं ऐसा कोई काल नहीं देख रहा हूं जिसमें ऐसी घटनाएं होती नहीं है। यदि हम रामायण काल में आए तो वो तो त्रेता युग था। और वहां तो त्रेता के आधार से कह सकते हैं कि सतयुग में पूरा ही धर्म था, और त्रेता में एक पैर धर्म का टूट गया, तीन पैर थे। और द्वापर में आधा आधा हो गया, कलयुग में एक पैर धर्म का रह गया है। लेकिन मैं ऐसा कोई युग नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने रावण की घटना भी पढ़ी है। और हम सब जानते हैं कि रावण का जो नाम था, जब गुरुकुल से पढ़ करके आया तो वरुण देव था। उसके बाद जो है रावण तो एक उपाधि है उस तरह की जो है। तो पुत्र वधु जो उनके एक भाई थे कुबेर, जिन्होंने लंका बसाई थी, वो तो हम अपसुक्ति में कह देते हैं कि लंका जो है वो दान में मिली थी, पार्वती जी ने और शंकर जी ने दी थी, वो ऐसा कुछ नहीं है। कुबेर जो उनके एक भाई थे रावण के, तो उसने उसको बनाया था राज व्यवस्था और सारी, और विश्वकर्मा के द्वारा उसका एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। इंजीनियर थे वो बहुत बड़े। तो एक घटना आती है वहां पर कि जो कुबेर थी उनकी पुत्र वधू थी, उसके साथ रावण ने बलात्कार किया था। तो शायद आपने भी ब्रजेश जी पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा। जी, तो पढ़ा है। हाँ जी, तो ये घटना बड़ी मतलब विचित्र करते, मतलब हम लोगों को एक सोचने के लिए मजबूर करती है कि त्रेता युग में ऐसा क्यों, भाई कलयुग में ऐसा। तो देखिए, जो मानवीय प्रवृत्ति है वो अच्छी बुरी तो हमेशा से रही हैं, सोच और वो तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, जहां चर्चाएं तो हम लोग करते ही हैं ये विषय, लेकिन कुछ भी करने के बाद आप ऐसा माने कि कोई घटना हो ना, या कोई हम बिल्कुल उसको पूरी तरह से बैन कर देंगे, पूरी तरह से बंद कर देंगे, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है किसी भी युग में। कलयुग को छोड़ दीजिए आप, कोई भी काल रहा हो, हाँ कुछ समय हो सकता है सृष्टि का, उस समय का। लेकिन यहाँ दो चीजें मैं जरूर कहूंगा। यहाँ पर जो
आक्रामकता की बात है और महिलाओं की थोड़ी सी बात है, तो किसी भी तरह का जो अट्रैक्शन होता है पुरुष का, वो किसी भी महिला को पाना चाहता है, यहीं पे ये थोड़ा गड़बड़ होता है। अगर महिला की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो व्यक्ति जो होता है वो आक्रामक हो जाता है ज्यादा, और एन केन प्रकारेण या किसी भी तरह से उसका शोषण करना चाहता है, और एक उस तरह से सोचता है कि मैं इसको मतलब किसी भी तरह से पाऊं, चाहे कोई हो। उसी का स्वरूप एक नाम जो है वो बलात्कार बन जाता है या स्वरूप बन जाता है। तो ये प्रवृत्ति में ही हम कह सकते हैं कि प्रवृत्ति में ही है। देखिए थोड़ी सी जो महाभारत का एक घटना आती है दुर्योधन के साथ में जो है, जब वो कृष्ण जी गए हैं और कृष्ण जी ने कहा है दुर्योधन से कि भाई दुर्योधन 5 गांव दे दीजिए अपने भाइयों के लिए, तो कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। मैं इस घटना को जोड़ रहा हूँ कि प्रवृत्ति जो है के आधार से, तो कहते हैं क्यों भाई तुम जो है 5 गांव दे दो, तो वो उससे ही अपना गुजारा कर लेंगे। तो उसने कहा कि मैं युद्ध के बिना बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम अधर्म कर रहे हो। तो बोले कि हाँ मैं जानता हूँ अधर्म कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ धर्म क्या है। तब उन्होंने कहा कि भाई धर्म क्या है अधर्म क्या है तुम ये जानते हो, फिर भी ऐसा मतलब जो है क्यों कर रहे हो। तो इसने एक बात कही है कि मेरा जो है मन धर्म में लगता नहीं, और पता नहीं कि मुझे कौन सी ऐसी प्रवृत्ति मेरे ऊपर हावी हो जाती है, मन में कुछ ऐसा बैठ जाता है जो मैं निर्णय जो है अधर्म के उस पे ही लेता हूँ। लेकिन इस बात का उत्तर कृष्ण जी ने जो है वो दुर्योधन को तो नहीं दिया है, लेकिन गीता के जब गीता का उपदेश अर्जुन को कर रहे हैं तो अर्जुन के लिए उसका उन्होंने उपदेश किया कि मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति यानी उसका स्वभाव जो है उसको वहां पर ला करके खड़ा कर देता है। प्रश्न हुआ कि मनुष्य पाप क्यों करता है पुण्य क्यों करता है, तो पाप किस लिए करता है, तो वहां स्वभाव के लिए कह रहे हैं वो कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो उसको ला करके वहां खड़ा कर देता है। तो स्वभाव का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं स्वभाव मनुष्य का योग से ही बदलता है, संस्कारों से ही बदलता है। समझ शिक्षा से बढ़ती है, ज्ञान शिक्षा से प्राप्त होता है, विद्या से प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो है वो योगाभ्यास तप साधना और ध्यान, ये क्रियाएं जो थी वो हमारी मन की वृत्ति को मारने के लिए थी। और जितने भी अगर हम जाएं देखें तो जो जितने पाप होते हैं वो मन की विकृति से ही होते हैं, मन के बिगड़ने से ही। और मैंने जहां तक धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया है जाना है, तो वहां यही कहा है कि मन को सही रखने के लिए ही जितने ग्रंथ बनाए गए, जितने साधन धर्म के बनाए गए, वो मन को केवल सही रखने के लिए बनाए गए हैं। केवल एक पॉइंट दिया गया और उसमें एक सूक्ति दी संस्कृत की कि मनः सत्येन शुद्ध्यति, यानी मन की शुद्धि केवल सत्य से हो सकती है। तो वो थोड़ा हमारा अभाव हो सकता है विद्यालयों में भी, या फिर जो समाज में जो है संस्कारों की परिपाटी छूट गई है। तो मन के बिगड़ने से ही मैं मानता हूँ ये सब कुछ होता है। लेकिन इसमें ये भी आ जाता है कि व्यक्ति बड़ा संस्कारवान है, बहुत अच्छा है, बड़ा कहना चाहिए, लेकिन कहाँ वो बहक जाए, उसका मन कहाँ बिगड़ जाए। तो मन को संभालना जो है ना वो बड़ा कठिन हो जाता है। और ये घटनाएं जो हैं वो उसी का स्वरूप हैं। 10 सेकंड की बात और, जैसे वैश्यावृत्ति की यदि हम बात करते हैं तो ये सही है कि वैश्यावृत्ति को कोई भी, जैसे पवनजय जी ने कहा ये बात ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसको सही दृष्टि से भी नहीं देखेगा, और दूसरा उसमें कोई सहयोग की भावना भी नहीं करेगा कि भाई मैं इसको अच्छे से कोई इसका स्वरूप बनाऊं या कुछ। और मैं एक बात और कहूंगा, हो सकता है 1% या 2% कोई महिलाएं इस तरह की हों, लेकिन खुद जान करके वो इस कार्य को चुनती भी नहीं है। क्योंकि ये आज से नहीं, पहले से ही समाज बहुत हजारों लाखों वर्षों से एक घृणित दृष्टि से इसको देखा गया है। और वैश्यावृत्ति या जो इस तरह के चरित्रहीनता के कार्य हैं तो उनको देखा गया है। तो वो या तो मजबूरी में या किसी के द्वारा धकेली हुई या उसके स्वरूप में, मतलब या कहीं ऐसी मजबूरी उसके सामने आ गई, 1% 1000 में या 100 में कहीं की जो महिलाएं उसकी तरफ चली जाती हैं वैश्यावृत्ति की तरफ। लेकिन आज का जो है वो स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है।
क्योंकि मैं भारतवर्ष में जाता हूँ, कार्यक्रम वगैरह रहते हैं, तो कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं और कुछ घटनाएं, केस ऐसे हमारे सामने आते हैं जिनको सुन करके या थोड़ा सा गुरु होने के नाते, आचार्य होने के नाते, वो लोग बच्चे जो होते हैं मार्गदर्शन मांगते हैं कि आचार्य जी ऐसा है हमारी लाइफ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस थोड़ा समझ का अभाव दिखाई देता है। उनको यही कहा जाता है कि आप मैच्योर होते, थोड़ा समझदार होते तो ये निर्णय जो है। और वास्तव में जो है कि वो प्रेम की अंतिम क्रिया ही है। अगर प्रेम हृदय मिलते हैं तभी ये चीज में पहुंचा जाता है। और इस पर ओशो ने तो बहुत कुछ लिखा है, मैं उनको पढ़ा सुनता हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। अब सरकार जो है वो जहाँ विवाह की बात आ रही है तो इसका भी एक पहलू है। देखो, जहाँ बच्चा जो विवाह 14 साल में, 12 साल की अवस्था में, 16 साल की अवस्था में कर रहे थे, 16 साल का तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 साल या 12 साल या 10 साल की अवस्था में तो कोई जानकारी अगर उस बच्ची को नहीं है घर परिवार के, समाज के बारे में, गृहिणी बन करके, तो हमारे पहले होता था कि 3 साल या 5 साल उसको गौना, गांव में बोलते थे, गौना नहीं करते थे, विवाह हो जाता था। तो एक ऐसी स्थिति परिस्थिति थी। लेकिन हाँ, कुछ सामाजिक मैं समझ रहा हूँ कर्तव्य और दायित्वों की कमी आई है। समाज में निभाने वाले लोग या मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं रहे, या सरकार ने, राज्य ने ऐसा माना कि कुछ अभाव हो गया है, समाज इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो राज्य ने उस व्यवस्था को अपने हाथ में ली। लेकिन ये है वास्तव में सामाजिक ही मुद्दा। इसको समाज जो है वो दृष्टि से अपनी सुलझा सकता है, कर सकता है। और जो शादी विवाह की उम्र की जो बढ़ाई जा रही है, इसका मैं एक लॉजिक समझता हूँ बस, और दूसरा इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो जनसंख्या का थोड़ा आधार है, तो वो सोच रहे हैं कि 25 साल या 20 साल की एज तक अगर विवाह को ले जाओ तो थोड़ा सा जनसंख्या में कुछ कमी आ सकती है। जनसंख्या तो वैसे ही व्यक्ति के मैच्योर जो एजुकेशन है तो उसको बहुत सारा उस पर डिपेंड करता है। और जो लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से मतलब ही थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, और थोड़ा उनकी जो फाइनेंस स्थिति है वो भी मजबूत है, तो ऐसे लोग ज्यादा बच्चे बच्चे आपने नहीं देखे होंगे, एक दो बच्चे ही देखे होंगे, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। तो यहाँ राज्य का यही है कि समाज को लगता है कि राज्य को लगता है कि समाज अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। और जब नहीं निभा पाता है तभी मैं समझता हूँ पंच, जहाँ पंचायत नहीं हो पाती वहां पंच की जरूरत पड़ जाती है लोगों में। तो पंचायत है, अब वो हम उसको मान सकते हैं, भाई वो पंचायत है देश की सबसे बड़ी, तो इस तरह के कानून या वो जो बना रहे हैं। लेकिन वास्तव पे इस पे एक बहुत बड़ा गंभीर चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, कुछ बुद्धिजीवी लोगों से बैठ करके सामाजिक स्वरूप इसका बने तो अच्छा कोई इसका समाधान निकल सकता है, और एक अच्छी कोई रास्ता निकल सकती है। लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, यदि हम पूरा कुछ भी करें और ऐसा माने कि हम बिल्कुल भी 1% भी हम बलात्कार मतलब जो रोक लेंगे या बिल्कुल होंगे ही नहीं, तो ये शायद इम्पॉसिबल होगा जो है, और ऐसा होगा नहीं किसी भी युग में। तो ये, लेकिन कुछ वृत्तियां जो मनुष्य की हैं वो जब गड़बड़ होती हैं तभी ये स्थिति परिस्थिति हमें सामने दिखाई देती है और मिलती है। बाकी तो व्यक्ति अपने आप को मैच्योर रखता है। जहाँ किसी लड़के ने अगर किसी लड़की को कोई प्रपोज दिया और उसने अस्वीकार कर दिया, उसने मान लिया ठीक है मैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वहां जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, इनकी मनोवृत्ति बहुत गलत होती है, वो किसी भी तरह से, ऐसे केस हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी, न्यूज के माध्यम से भी, तो वहां उसको हानि पहुंचाते हैं और उसी तरह का उसके साथ में जो है जबरदस्ती ये करते हैं, तो उनको राज्य कड़ी सजा भी देता है। और सामाजिक कोई अगर ढांचा बनता है तो इसमें सुधार जरूर किया सकता है, और ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि राज्य को थोड़ा सा सामाजिक भूमिका में कहना चाहिए कि भी आपके समाज में ये थोड़ी घटनाएं बढ़ रही हैं जो चरित्रहीनता की हैं, जो नैतिक पतन हो रहा है, तो समाज इसको अच्छे से रोक सकता है। और एजुकेशन में भी कुछ सुधार लाया जा सकता है। जैसे अभी चर्चा चल रही थी बहुत उससे, तो मैं समझ रहा हूँ ये समझ जो है वो क्लास में थोड़ी सी आप 9th क्लास से या 10th क्लास से या 8th क्लास से जो भी समझें, या फर्स्ट ईयर से मतलब 11वीं क्लास से, इस एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को मैच्योर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। और लास्ट में ये कहूंगा कि जो विपरीत लिंग होते हैं वो उनके प्रति एक दूसरे के आकर्षण होता ही है, और
हमारे ग्रंथों में तो लिख करके आया है कि दो चीजों से जो है कभी मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ती नहीं है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य यस, अर्थात स्त्रियों से और जो है धन से कभी कोई तृप्त होता नहीं है। तो ये उन्हीं लोगों को कहा गया है जो मतलब जिनकी मनोदशा ठीक नहीं है, जिनके पास समझ नहीं है, जो संतोषी नहीं है, उन्हीं लोगों को कहा है, मैच्योर लोगों के लिए नहीं कहा गया है। और देखते हैं इस तरह की, तो बस यही है कि मनोवृत्ति के द्वारा ही बिगड़ने से ये स्थितियां समाज में मिल रही हैं। जी धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी, आप शायद थोड़ा देर से जुड़े थे तो आप कुछ बातें आप शायद नहीं सुन पाए। सभी तो को मैंने प्रणाम। सह शिक्षा से संबंधित भी एक विषय रखा था, उस पे मैं आपसे बाद में विषय ले लूंगा। और हाँ, हमारे साथी हैं रामराज जी, कुछ बोल रहे हैं, बताइए। जी सभी को नमस्ते। जी कह रहा हूँ कि जितना भी कार्य अच्छी जो मतलब शासन के माध्यम से ही ये सब गलत हो रहा है। जी समाज जी पर जो है शासन का कब्जा है, और शासन जो है अपने हिसाब से उम्र बढ़ा देना। इतना मतलब समाज का जो पहले समाज के ऊपर था निर्भर कि कब शादी होगा कब क्या होगा, तो उस समय ऐसा नहीं होता था। और दूसरी की बात है, सरकार जो है शराब को अपने हाथ में ले लिया, और उसके माध्यम से भी ये सब हो रहा है ना। अगर समाज पर ये सब छोड़ दिया जाए तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जी, ठीक बात है। जी श्रीकांत जी या माता प्रसाद जी, आप कुछ रखना चाहेंगे? जी भैया जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। भैया जी विषय बहुत सेंसिटिव है, और इस विषय को समझना बहुत ही क्लिष्ट विषय है जी, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा है। अब इसमें पुरुष दोषी है कि महिला दोषी है, ये एक चिंतन का विषय है। क्योंकि जब हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो विपरीत लिंग का आकर्षित होना स्वाभाविक है। अब बात आती है समाज की, क्योंकि आज समाज व्यवस्था है नहीं, तो उनको अपने चरित्र को किसको दिखाना है, क्योंकि व्यक्ति स्वच्छंद हो गया है। इसमें मेरे अनुभव से लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा एग्रेसिव होती हैं। किसी भी महिला के बहुत करीब, मतलब उसके पर्सनल जोन में व्यक्ति कोई भी नर हो, वो बिना स्त्री की अनुमति के उसके पर्सनल जोन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। अब बात आती है कहाँ अमन किस, क्योंकि अभी तो नारी सशक्तिकरण चल रहा है, शासन ने ठेका लेके रखा है कि हम पुरुष और नारी को अलग अलग करके ही छोड़ेंगे। तो भाई नारी सशक्तिकरण हो रहा है, तो पुरुष को शक्तिहीन कर दो। भाई एक पक्ष को तुम शक्तिशाली बनाओगे तो दूसरा तो शक्तिहीन होगा। शक्तिहीन होगा तो अब महिलाएं स्वच्छंद हो गई हैं, तो उनको जो रास आता है, 4 साल में आचार्य जी रास आए, 5वें साल में कौरव जी रास आ गए, और 6वें साल में ब्रजेश जी पसंद आ गए। तो भाई म्यान है, तलवार कोई भी रखो, तो यही चल रहा है। अब जब समाज होता तो समाज में मर्यादा होती। काम तो ये पुरातन से चलते आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, समय कभी नहीं बदला। ये तो कलयुग त्रेता द्वापर नाम सब यही मानव ने रखा है इसका नाम, तो समय नहीं बदला है। समय तो उस समय भी ऐसा ही था। नहीं तो भैया मुर्गा बन के इंद्रदेव ने की जो पहरेदारी, भाई चंद्रदेव ने पहरेदारी करी थी, वो तो अनुसुईया तो ऋषि पत्नी थी, और इंद्र देवता थे, देवताओं में भी देवताओं के राजा। तो वो आदमी विवेकहीन कैसे हो सकता है? और जो विवेकशील प्राणी है
वो अनुचित काम नहीं कर सकता है। अधर्म नाम की तो चीज कोई है ही नहीं, ना धर्म नाम की चीज है। बात है उचित और अनुचित की। एक काम मेरे लिए उचित हो सकता है और आपके लिए अनुचित हो सकता है, क्योंकि सत्य तो दुनिया में एक ही है, मृत्यु। अब सत्य को कब जाने, जब आदमी वही खुद मरे स्वर्ग दिखता है, उसके पहले तो स्वर्ग किसी को पता है ही नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। तो निष्कर्ष तो यही है कि ये विषय बहुत गूढ़ है, और अपन जैसे तो आचार्य जी जैसे कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बिल्कुल किया है और अच्छा लगा है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई भावनाएं हर समय परिस्थिति के हिसाब से कौन दोषी है और कौन नहीं है, ये तो निर्णय लेना बहुत कठिन बात है। लेकिन हाँ, अगर समाज है तो उनकी मर्यादाओं की एक सीमा रेखा है, और जो सीमा रेखा को लांघता है वो अनुचित कदम है, वही अधर्म होता है। और ये जब तक समाज सशक्त नहीं होगा, और समाज सशक्त होने का मतलब है कि समाज के जो नेतृत्व करता है, अर्थात गुरु है, अर्थात ब्राह्मण प्रवृत्ति है, जब तक उनका समाज पर नेतृत्व का मतलब आगे समाज को दिशा निर्देश देने का उनकी समाज में मान्यता नहीं होगी, तब तक समाज सशक्त नहीं होगा। तब तक धूर्त और स्वार्थी और आज के व्यवसायी माने उद्योगपति और तंत्र, ये शासन मिलकर के समस्त मानवता का दोहन करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले एक ही बात पर जोर देना है कि हमारा जो ब्राह्मण वर्ग है, बाई कास्ट नहीं, बाई प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के हिसाब से जो भी ब्राह्मण है समाज में, उनको हम सशक्त कैसे कर सकते हैं। अगर उनको सशक्त कर लिया तो हमारी समाज की मर्यादाएं पुनः समाज को याद आ जाएंगी, और उन मर्यादाओं में रहना समाज स्वयं निश्चित करेगा। इसको ना तो कोई तंत्र करवा सकता है, ना कोई और व्यक्ति करवा सकता है। केवल हमारे गुरु ही ऐसे हैं जो इस व्यवस्था को सुचारू पुनः करवा सकते हैं, समाज में इसको लागू कर सकते हैं। जी भैया जी, मेरा यही विचार था, और आगे साथी लोग बताएंगे। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ठीक बात रखी। हमने जो पूरी चर्चा करी लगभग 1 घंटे, उस 1 घंटे की चर्चा में जो आपने पहलू रखा वो पहलू अभी तक नहीं आया था महिला सशक्तिकरण का। इस पक्ष को ना मैंने रखा, ना पवनजी जी ने, ना आचार्य जी ने, किसी ने भी। हम लोग दूसरे पक्ष की तरफ जा रहे थे, तो एक आपने उसमें नया पक्ष जोड़ा, नया आयाम दिया और उस दूसरे पक्ष को भी दिखाया। तो जो है मतलब अच्छा है ये। मैं अन्य साथियों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को रखना चाहें तो रखें, अन्यथा मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे, मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। जी जी। अच्छा, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मेरा एक प्रश्न आचार्य जी से है। आचार्य जी, जी मैं जी ये जानना चाहता हूँ कि हमने चर्चा का एक पक्ष तो रख लिया, जी पवनजय जी ने भी एक पक्ष रखा है, लेकिन जो दूसरा पक्ष में जो रखना चाह रहा था, जो छूट गया, वो मेरा था सह शिक्षा पर। जी जी कि जिसको जो है अभी जो है माता प्रसाद जी ने भी एक प्रश्न उठाया कि स्त्री को पुरुष दिया दोष दिया जाए या पुरुष को। तो मैंने जितना समझने का प्रयास किया, मैंने समझा कि स्त्री और पुरुष से अधिक दोष जो है वो व्यवस्था का है वर्तमान में। वर्तमान में एक तरफ व्यवस्था सह जीवन के वो सह शिक्षा के माध्यम से दूरी को घटा रही है, और जब दूरी घटेगी, इच्छाएं होंगी, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज में कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। ये अपराधों के बढ़ने का एक कारण दिखाई देता है। पवनजय जी ने भी एक बात रखी थी कि महिलाएं साधन नहीं है, मैं भी यही मानता हूं। पर मेरा इसमें भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक तरफ हमने उम्र बढ़ा दी और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लड़कियां घर छोड़कर किसी के साथ भाग जा रही हैं, वहां भी सम्मान जा रहा है माता पिता का। तो जी। इसमें हम व्यवस्था को दोषी माने या स्त्री पुरुष को दोषी माने, ये मेरा एक प्रश्न है। आप थोड़ा सा इस पर उचित मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, व्यवस्था जो बन रही है वो लोग जा तो हमारे बीच में से ही रहे हैं और वो हम लोगों से ही बना रहे हैं। और ये तो जितने हम अभी 10 लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोगों के द्वारा ये माना जाएगा कि जो सामाजिक व्यवस्था है
जिसको हम समाज की संज्ञा से, समाज नाम की संज्ञा से जिस समूह को समूह को पुकार सकते थे, वो दिखाई नहीं दे रहा है समाज। उसका कारण मैं जब देखता हूं तो एक कारण मुझे मिलता है, वो है वोट बैंक। मतलब वोट बैंक का मतलब ये है कि यदि कोई गांव में एक घटना हो गई, तो जो प्रधान चुना हुआ है, एक सबसे छोटी इकाई है नीचे की, ग्राम प्रधान, यानी गांव का एक तरह का मुखिया, वो स्वच्छ रूप से और बहुत स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं करेगा। और चूंकि वो दोनों पक्षों को संतुष्ट करना चाहेगा कि इसका भी वोट मुझे बना रहा है, इसका वोट बना रहा है, या लग रहा है उसको कि ये पक्ष मेरा बहुत मजबूत है, तो भले ही वो गलत होगा लेकिन उसके साथ वो खड़ा हो जाएगा, और जो दूसरा पक्ष सही होगा उसके साथ में वो खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सामाजिक ढांचा जो है वो थोड़ा सा इसी विषय पर आकर के मानता हूं। बाकी राज्य को मैं थोड़ा अपनी समझ से जहां तक बात करता हूं, कुछ कानून तो मैं मानता हूं कि ये समाज के थोड़े से अधिग्रहण के लिए, या समाज को दबाने के लिए, या समाज में कोई ऊपर ना उठ पाए उनको उन चीजों को लेने के लिए कि राज्य से ना टकराए, एक टकराव ना बने समाज का सीधा सीधा, तो वो कुछ हैं ऐसी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि समाज को तोड़ने के लिए ही। मैं समझ रहा हूं यह समाज स्वयं कमजोर पड़ा है, और कमजोर इसलिए पड़ा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है कहीं ना कहीं, जिसको समाज मान्यता देता है किसी भी तरह से, चाहे वो समझ की उससे, या उसकी सामाजिक अपनी जो है एकता, उसके कुछ लोग साथ होते हैं उसकी शक्ति को मान करके, या फिर धनबल मान करके, कोई ना कोई आधार जो है वो बनता है उनका, और समूह उनके साथ जुड़ जाता है, तो उनका सबसे लास्ट विकल्प राजनीति रहता है। वो लोग राजनीति में पहुंच जाते हैं, राजनीति में पहुंच जाते हैं तो फिर वही निर्माता हो जाते हैं जो भी कानून बनाए जाएंगे और वो सब। तो उन्होंने समझ तो समाज की विकसित है उनके अंदर, ऐसा नहीं कि समाज की समझ उनके अंदर विकसित नहीं है, वो निकल कर गए हैं। लेकिन वहां जब वो पहुंचते हैं और जाकर के वो ये देखते हैं कि भाई अब मुझे थोड़ा शासन चलाना है, और मुझे थोड़ा अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, और अपने आप को बनाए रखना है व्यवस्था में, तो वो जरूर वहां प्रपंच रचता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें समाज में तोड़ने की जो है क्रियाएं करता है कि इससे मेरा पक्ष मजबूत हो, मेरा वोट बैंक बना रहे। तो एक प्रश्न तो ये, दूसरा आपका प्रश्न आया जो महिला सशक्तिकरण का, यही था ना? महिला सशक्तिकरण, और ये था कि जैसे महिलाएं, कई महिलाएं हैं जो घर से भाग जा रही हैं, तो उम्र जो आपने कहा कि 16 वर्ष रखनी चाहिए, मैं सहमत हूं। जी। लेकिन राज्य जो बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, मेरा ये प्रश्न है कि क्या जो घर लड़कियां घर से भाग जा रही हैं, उसमें कहीं राज्य का हमें वो दिखाई देता है कि राज्य ने ऐसी विकृति कर दी है कि व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, आयु बढ़ रही है, इसलिए भी क्या घर छोड़ करके युवा भाग जा रहे हैं? ये मेरा एक प्रश्न है। नहीं 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 ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है जी। कि लड़कियां जो है केवल उम्र के कारण या कानून के कारण भाग जा रही हैं। आप देखेंगे वो जो गांव के ज्यादातर उससे हैं, जिनके अंदर शिक्षा नहीं है या किसी तरह का अभाव है समझ का, वो लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। जो मैच्योर लोग हैं, एजुकेशन जिनके पास है, पढ़े लिखे, वो भागते रहिए, वो शादी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज, जब वो 18 साल के जो एक नागरिकता की वो दी गई है, तो उसमें जाकर के वो शादी कर लेते हैं, और भले ही वो उनको एक टकराव की स्थिति में आ जाए, सरकार उनके पक्ष में आ जाती है और उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है, सारी चीजें उपलब्ध कराती है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से नहीं मानेंगे हम इसको। आचार्य जी, दूसरा। इसे जी। क्या लिव इन रिलेशन कह सकते हैं हम लोग? हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि लिव इन ये रिलेशन में बिल्कुल। अनपढ़ लड़कियां नहीं, ज्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां हैं लिव इन रिलेशन में। हाँ, मैं उसी तो कह रहा हूँ ना, वो रहने लगती हैं मतलब उस तरह से, लेकिन वो डंडे की चोट पे रहती हैं, मतलब वो उनका, क्योंकि उनको राज्य जो है संरक्षण देता है, ठीक है ना। तो समाज अगर कोई भी दंड देता है किसी भी तरह से उनको, तो खुद अपराधी बनेगा समाज का। यानी माता पिता ने कोई उनका गलत मतलब मर्डर कर दिया, या कुछ और कर दिया, या कुछ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कुछ और कदम उठाया, तो उसको दंडित करेगा राज्य। तो एक विषय तो जहाँ भाई स्वतंत्रता की बात यदि हम करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे, जो अधिकार संविधान ने दिए हैं या जो वो है, तो उनका तो वो फिर उनको राइट्स बनता है उस चीज का। दूसरी चीज ये जो सशक्तिकरण की बात है, तो ये जरूर इस पर हम लोगों का चिंतन हो सकता है, और सब लोगों की राय हो सकती है इस पर, कि सशक्तिकरण का अर्थ थोड़ा दूसरा ले लिया गया है। ये बात सही है, क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं को एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया है, पुरुषों के लिए एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया है। अलग उद्देश्य मतलब ये से जननी का भी हम कहते हैं,
तो जननी पुरुष हो ही नहीं सकता। जननी वास्तव में माता स्त्री होती है। और वहां पर कुछ दायित्व जैसे गृह कार्य, गृहिणी जो गृह गृह कार्य को या घर के लिए जितने अच्छे से संभाल सकती है, रसोई को, या इसमें एक बात और आ सकती है कि भाई बड़े बड़े होटलों में तो स्त्रियां नहीं होती, वहां पे जो खाना बनाने वाले होते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड आता है उनके लिए, तो जी जी जी, तो वो लोग वहां होते हैं, तो वो एक अलग। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं तो यहाँ घर को सजाने का, बढ़िया से बनाने का, एक घर को घर के रूप में वो एक स्त्री कर सकती है। लेकिन स्त्री का जो सशक्तिकरण का नाम दिया गया, ये बिल्कुल सही है। राज्य ने जो भटकाव की स्थिति पैदा कर दी है, और वहां पे मॉडर्नता का या जो एक खुलापन है ना, उसको स्त्रियों ने मान लिया है। और अपना एटीट्यूड, मतलब स्टेट सिंबल इंग्लिश में कहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब हम पुरुष से कम नहीं है, ऐसा कुछ, वो पुरुष से कभी कम नहीं है। आप जब हमारी मनुस्मृति को देखेंगे, अब वो क्या करें, मतलब जैसे भी हमारे आदरणीय माता प्रसाद जी बोले थे, तो ये धर्म ने ही तो विकृति पैदा कर दी है। यहाँ समस्या तो यही आई है ना, कि मतलब इतने अधिकार दिए गए हैं महिलाओं के लिए। आप देखें प्राचीन इतिहास के लिए उठा के, वैदिक इतिहास के लिए, तो वहां पर कहाँ, वहां पर जैसे मदन जी थोड़े बोले थे, वहां पर ब्रह्मा बनने का अधिकार स्त्रियों के लिए है, वहां वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री के, मंच को सुशोभित करने का अधिकार स्त्री के लिए, राज व्यवस्था में साथ बैठने का अधिकार स्त्री के लिए है। तो ये हमारे मुस्लिम काल में या उसमें हुए, लेकिन उसी का पक्ष हमारा जो आज हिंदू धर्म हम जिसको कहते हैं, यही यही रखता है। समस्या तो यही आती है, और हमारे ऊपर हाँ वो मतलब उंगली उठाई जाती है जब हम कहते हैं कि महिला को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, कथा बोलने का अधिकार नहीं है, ये करने के लिए। और हम कहते हैं रसोला जो है वो, अभी तो एक वीडियो सुन रहा था, मैंने इतना गंदा कमेंट किया था उसके लिए, बोले एक अच्छे कथावाचक आचार्य है जिसके लाखों में फॉलोइंग होगी, फ्रेंड फॉलोइंग, वो कह रहा है कि रसोला में यदि कोई स्त्री अपने हाथ से भोजन किसी को करा दे तो वो कुतिया का जन्म मिलेगा, और खाने वाले को कुत्ते का जन्म मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों से जब हमें जोड़ दिया, जो कि एक प्राकृतिक, वो एक मेडिकल मतलब जो साइंस प्रोसेस है वो, मतलब जो है, तो उसके लिए हमने इतना वो करके और उसको समझा ही नहीं है, उसको वो ही नहीं किया है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें जरूर हमारे सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर जो है वो, और अर्थ का अनर्थ करके उन शब्दों को ऐसा रख दिया गया है जो कि आज उंगली उठाते। वरना सनातन में तो हमेशा बराबर की स्थिति में थी, ना ऊपर अधिकार थे ना कम थे, ऊपर तो थे, ऊपर से मतलब उनको सम्मान की दृष्टि से अधिकार जो है। मुझे याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद याद आता है, हम जहाँ मंडन मिश्र और इनकी बात करते हैं, मुझे गार्गी का और उनका संवाद आता है, और उपनिषद में वो कथा आती है किस तरह से गार्गी ने जो है शास्त्रार्थ किया है याज्ञवल्क्य के साथ में, और वो खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक करते हैं। तो वहां पर जो है, यत् नास्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये तो सभी ने श्लोक सुना है, और बहुत सारे श्लोक में रह सकता हूं उसके मनुस्मृति के। तो बस यहाँ पर हमारे जो धर्म की जो विकृति आई है, जो धर्म ने नहीं समझा है कि महिलाओं को हम कमतर आके या कुछ, ये भी स्थिति एक भटकाव की जो है पैदा कर देती है, उनके अंदर हीन भावना जागृत करती है। और ये धर्म का ही जो है विषय रहता है, धर्म का सही स्वरूप में और वैदिक वांग में ही उसको आ जाए। लेकिन राज्य ने सशक्तिकरण का बिल्कुल उल्टा कर दिया, पुरुष के सामने खड़ा कर दिया है स्त्री के लिए, मतलब हथियार लेकर के, हथियार मतलब वैसा नहीं तलवार तीर वो लेकर के नहीं, मतलब विचारोक्त रूप से एक द्वंद पैदा कर दिया है स्त्री के लिए, कि आप तू नहीं कह सकते, आप ता नहीं कह सकते। तू ता का मतलब ये कि अगर घर में भी आपस में थोड़ी सी मतलब जो है मनमुटाव, तो ऐसा वहां पर खाई पैदा कर दिया, आप तुरंत पहुंच जाइए थाने में। देखो बहुत सारा वो हो जाता है। मेरे एक मित्र है आचार्य राजेंद्र जी, तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े सरल, लेकिन उनकी पत्नी थोड़ी उग्र हैं। और अभी लगभग 6 महीने की 6 महीने पहले की घटना है, उनको बड़े बहुत सज्जन हैं, तो उनके लिए उन्होंने थाने वो पहुंचा दिया। वो बेचारे लज्जित इतने होकर, कोई बात नहीं थी कोई, वो मेरे पास आए, आचार्य जी मैं बड़ा दुखी हूँ और मुझे ये, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हो, और मतलब जो है मैंने कहा आप बहन जी ऐसा मत किया करो इस तरह का, और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, एक धार्मिक है ये व्यक्ति, तो आप इनको थाने तक ले गए, कोई बात नहीं थी बताइए, और कोई मतलब कोई उसका वो नहीं था। तो ये स्थिति जो है ना, जो वो राज ने ही पैदा की है। और जो हमारे घरों में हिंसा प्रवृत्ति होती थी या कोई इस तरह की, तो घर के लोग उसको संभाल लेते थे, समाज के लोग संभाल लेते थे। तो सशक्तिकरण के नाम पर महिला के लिए जो है वो ज्यादा उद्दंडता की ओर ले गए हैं। ये राज्य ने ही किया है, ये बिल्कुल मैं इससे 100% सही हूँ। और हमारी महिलाएं जो हैं, जो 2% कहेंगे या 1% कहेंगे समाज में, वो उसका गलत जो है इस्तेमाल करती हैं राजनीति के लिए। और जो हमारी सज्जन महिलाएं होती हैं, जो
पारिवारिक जिनके अंदर, क्योंकि महिलाओं के गुण बताए गए हैं, स्त्री हम किसको कहेंगे, महिला किसको कहेंगे, तो परिभाषाएं दी गई हैं उन सब की, तो वो उनको बरगलाती हैं। फिर उनके अंदर भी थोड़ा सा जो है वो एक कहावत कही है, खरबूजा को देखकर खरबूजा का रंग आता है, वो थोड़ी सी बस ये है। तो मैं इसे 100% सही हूँ कि सशक्तिकरण का जो राज्य ने वो किया है, वो पुरुष को और महिला को आमने सामने खड़ा कर दिया है और वो प्रतिद्वंदी बना दिया है एक दूसरे का, मतलब जो है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है आचार्य जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपने एक मंत्र बताया जो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, उसी में मनुस्मृति में आप थोड़ा सा आगे या पीछे पढ़ेंगे तो एक मंत्र और आता है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निरादरः जी 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 तत्र बिल्कुल प्रवक्षन्ति मरणम भयम दुर्भक्षणम। जी तो वहां अपूजनियों को ना पूजने के लिए भी कहा गया है। जी उसमें जी नारी और पुरुष का भेद भेद नहीं है। वो जी लंकनी भी हो सकती है, राक्षसी भी हो सकती है। जी 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 जी। अच्छा, मैं अगर किसी साथी की कोई बात है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बात और रखना चाहूंगा। अभी हमारे साथी जो हैं एक दो साथी रह गए हैं, तो वो अपनी बात रखना चाहें। साधना जी हैं हमारे साथ, या श्रीकांत जी हैं, या कोई साथी रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात रखता हूँ। एक माता प्रसाद जी ने जो अभी विवरण दिया इंद्र और अहिल्या का, तो मैं थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा सा अलग है, एक एक लाइन में रख दे रहा हूँ। इंद्र कहते हैं विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को या सूर्य को इंद्र कहा जाता है, और अहिल्या कहा जाता है रात्रि को। अहन धन लय शब्द से बना है। अहन का अर्थ होता है दिन और लय होने पर होती है रात्रि, तो अहिल्या का अर्थ होता है रात्रि, और इंद्र का अर्थ सूर्य है। अर्थात सूर्य के आने पर अहिल्या जीर्ण हो जाती है। यह उसका वैज्ञानिक पक्ष था। लोगों ने उस वैज्ञानिक पक्ष को जो है कहानी की कथा या कथा के माध्यम से विकृत कर दिया है। तो इसी तरह से जो है, जो आचार्य जी ने कहा, जो विकृतियां आती चली गई हमारे धर्मशास्त्रों से या मंत्रों से, उसका भी परिणाम है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था टूट गई। जी धन्यवाद। जी ब्रजेश जी, एक मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। जी जैसे जहां हम समाज की बात करते हैं, मैं बिल्कुल जब समाज का जो स्वरूप आया, तो जो शब्द पहले समझ बना था, क्योंकि किसी समझदार व्यक्ति ने ही जो है वो समाज की परिभाषा दी और समाज को एक संगठनात्मक रूप दिया। संगठनात्मक मतलब एक एक स्वरूप दिया, और उसी में सहयोग की भावना। जैसे एक दिन आचार्य जी ने बहुत अच्छा विषय रखा था, आचार्य हनुमान प्रसाद जी ने, और मैं सहमत था उससे। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, मुसलमानों में तो हम देखते हैं, मुस्लिमों में, कि वो जो है उनमें एक सामाजिक परिवेश दिखाई देता है, मतलब एकता के रूप में। जी आचार्य जी, इस विषय को जो है हम लोग बाद में मैं आपसे चर्चा कर लूंगा। जी जी, नहीं नहीं, मेरा ये आज, विषय मतलब हाँ, मेरा एक प्रश्न है। तो जी वहां तो जी एक जी सामाजिक स्वरूप दिखाई देता है जी मुसलमानों जी में। जी 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 लेकिन 3 तलाक जो था, जो जी। अभी कल या परसों पवन जी ने भी बात कही थी, तो वो एक सामाजिक मुद्दा था। तो जी समाज कहाँ उसको दूर कर पाया? वो तो राज्य को दखल देना पड़ा। तीन तीन जो जी तलाक था, समाज ने दूर नहीं किया, जो कि एक सामाजिक स्वरूप भी बना हुआ था मुस्लिमों का। तो इसमें आप क्या आचार्य जी, इस देखेंगे पर इसमें? चर्चा, आज इस पे चर्चा हम लोग करेंगे अभी। ये विषय जी जी लंबा चला जाएगा ना, इस पे जी डिबेट चलेगी आधे 1 घंटे। मैं उत्तर दूंगा, आपसे बात करूंगा मैं। जी किसी अन्य साथी की कोई बात हो, अन्यथा मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। संचालक जो भी हैं, आप मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।